सुप्रभात। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति में कौन सा समास है? हाथ उठाइएगा। शब्द शक्ति में कौन सा समास है? वेद प्रकाश ने हाथ उठाया और भी कई लोग उठाए, तो मैं वेद प्रकाश के पास पहुंचता हूं। शब्द शक्ति में कौन सा समास है बताइए? षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष अर्थात संबंध तत्पुरुष, यही है ना? तो तत्पुरुष समास अर्थात क्या हुआ? इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप बताइए। इसका विग्रह करने पर सामासिक पदों का जब विग्रह, शब्द की शक्ति, शब्द की शक्ति। देखिए, हमने कई बार आपकी कक्षा में बताया है, कई बार बताया है कि हमें अगर किसी शब्द का अर्थ जानना हो तो उसको पार्ट पार्ट करेंगे, अलग करेंगे। अलग कई तरह से किया जाता है। सामासिक पद है तो उसका विग्रह कीजिए। अगर उसमें संधि है तो संधि विच्छेद कीजिए। उसमें उपसर्ग प्रत्यय का मामला है तो उपसर्ग को अलग कीजिए, प्रत्यय को अलग कीजिए। ठीक है? तो उसके बाद उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो इसका काम ही यही है। तो शब्द शक्ति। तो अब तो आप बता सकते हैं कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं? हाथ उठाइएगा। क्या नाम है? खुशी। चलिए बताइए। तो शब्द शक्ति, शब्द में जो निहित अर्थ है वह शब्द शक्ति है, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो आज हम चलते हैं शब्द शक्ति की तरफ। आप लोगों में से पता होगा इसके भेद कितने हैं? हाथ उठाइएगा, बोलिएगा नहीं। हाँ, इसके कितने भेद हैं? नाम, आपका नाम? सलोनी कह रही है कि इसके 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आंसर दिया। ताली बजाइए। बहुत अच्छा आंसर दिया। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा किसे कहते हैं? कोई बता सकती है? अभिधा किसे कहते हैं? बता सकती है? आप लोग बता सकते हैं? कोई बात नहीं, आज हम लोग जानेंगे अभिधा किसे कहते हैं। अभिधा इसकी परिभाषा लिखेंगे। साहित्य दर्पणकार, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ। उनकी परिभाषा है, लिख लीजिए। तत्र संकेतितार्थस्य तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद ग्रामाभिधा। बोधनाद ग्रामाभिधा। तो ये है साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद ग्रामाभिधा। तो ये साहित्य दर्पण में इन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि अभिधा किसे कहते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग जानते हुए भी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग प्रत्येक दिन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत के क्रम में करते हैं ना? कैसे करते हैं बताइए, एक एग्जांपल दीजिए। ये तो अभिधा। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद ग्रामाभिधा। अर्थ इसका क्या होगा? अर्थ होगा अर्थात साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने
वाली शब्द शक्ति अविधा कहलाती है। साक्षात संकेतित अर्थ, देखिए क्या है, तत्र संकेतितार्थस्य, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अविधा शब्द शक्ति का। अब जैसे किसी गधे को देखकर गधा कहा जाए, अगर किसी गधे को देखकर गधा कहा जाए तो एक यहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? अविधा शब्द शक्ति होती। जैसा देखा जा रहा है वैसा ही कहा जा रहा है, सेम टू सेम। हाँ, इसमें कहीं कोई घुमाव फिराव नहीं, कुछ नहीं। जो हम देखते हैं, जैसे गधा, गधा कहने से क्या, एक पशु विशेष का बोध होता है, जिसके 4 पैर है, पूंछ है, 2 कान है, वगैरह वगैरह है। भैंस को देखकर कहें कि भैंस है, भैंसी है, भैंसी और भैंस समानार्थी है। तो भैंस को देखकर अगर कहें कि भैंस है तो क्या है? अविधा शब्द शक्ति है। लेकिन यहीं पर अगर किसी को देखकर कह दिया जाए कि भैंस है, तो यहाँ लक्षणा देखो बहुत तेज है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। लक्षणा हो शब्द शक्ति हो। लक्षणा में क्या होता है? नहीं, मुख्य अर्थ की बाधा होती है। इसके बाद हम लक्षणा की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अविधा को समझने के लिए थोड़ा सा लक्षणा से इसकी तुलना करना आवश्यक है। तो लक्षणा में क्या होता है कि मुख्य अर्थ की बाधा होती है। मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। तो लक्षणा में क्या होता है? मुख्य अर्थ की बाधा होती है, और बाधा होने के बाद उससे संबंधित दूसरा अर्थ समाज में प्रचलित रूढ़ी या प्रयोजन से समाज में प्रचलित दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। फिर व्यंजना उसके आगे है। तो अभी आज हम अविधा को देखेंगे। तो अविधा में क्या होता है कि सामान्य रूप से जो हम जैसा देखते हैं वैसा ही बोलते हैं और वैसा ही अर्थ ग्रहण करते हैं। तो क्या होगा? अविधा शब्द शक्ति होगी। गधा को देखकर गधा कहा जाए, अविधा। ऊंट को देखकर ऊंट कहा जाए, अविधा। लेकिन वहीं पर एक लंबे, एकदम लंबा व्यक्ति को देखकर हम ऊंट कह दें, किसी लंबू जी को देखकर हम ऊंट कह दें, तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हमारे समाज में वो रूढ़ हो गया है, लंबे व्यक्ति को ऊंट कह देते हैं। ज्यादा जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है और ज्यादा मोटा हो कोई व्यक्ति, अगर वह पुरुष है तो उसको भैंसा कह देते हैं। उसको देखकर अगर कहा जाए कि भैंसा है, तो भैंसा तो वो है नहीं, क्योंकि भैंसा तो एक पशु का नाम है नहीं। लेकिन भैंसे की तरह ब्लैक, भैंसे की तरह मोटा, गैंडा स्वामी, गैंडा अगर कहते। अक्सर हमने अभी क्या कहा है कि हम लोग बातचीत के क्रम में अक्सर इस लक्षणा व्यंजना, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, इन शब्द शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बातचीत के क्रम में अक्सर हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। चूंकि हम लोग अलंकार को नहीं जानते, इसलिए नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बातचीत के क्रम में अविधा, लक्षणा, व्यंजना इस सब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गई होगी बात कि तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद ग्रामाविधा। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने इसकी परिभाषा दी। मम्मट ने भी काव्य प्रकाश में इसके लिए परिभाषा दी है, लेकिन उससे ज्यादा आसान यह है, इसलिए मैं इस परिभाषा को मैंने आपके सामने रखा। तो साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या होती है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? हाँ, तो हम लोग देखते हैं अभी लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ बाध है।
मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ प्रतीयते। ययान्यो अर्थ प्रतीयते। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना द्वासो। द्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। लक्षणा शक्ति अर्पिता। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना द्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। अब इसमें है क्या, लक्षणा के भी कई भेद बताए हैं आचार्यों ने, रूढ़ी प्रयोजनवती लक्षणा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो उन डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अभी समझेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर एक अलग से कक्षा हम निर्धारित करेंगे। लक्षणा के भेद के लिए अलग से कक्षा यहाँ समझ लीजिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको समझने से अविधा और लक्षणा दोनों को सहूलियत होगी। मुख्यार्थ बाधे क्या होता है इसमें, सबसे पहले क्या होता है, मुख्य अर्थ में बाधा होती है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को देखकर गधा कहते हैं, अक्सर कहते हैं गधा है क्या, एकदम गधा है। बैल है क्या, एकदम बैल है, बैले है। भैंसिए है, नहीं कहते हैं, भैंस है, भैंस है, भैंसा है। तो आदमी को अगर हम इन नामों से हम अभिहित करते हैं तो क्या होता है, मुख्य अर्थ की बाधा होती है। क्योंकि आदमी भैंस की तरह तो उसकी पूंछ है नहीं, उसकी सींग नहीं है, चार पैर नहीं है, वह दूध नहीं देता है, तो क्या होगा। तो इस हिसाब से मुख्य अर्थ की बाधा हो गई। तो मुख्य अर्थ बाधा, मुख्य अर्थ की बाधा हो तदयुक्त हो। तद का मतलब क्या होता है संस्कृत, उससे या वो, हाँ, तदयुक्त उससे संबंधित ययान्यो अर्थ, अन्य अर्थ है ना, ययान्यो अर्थ प्रतीयते मालूम होना। हाँ, कैसे, किन चीजों के कारण, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। महाकवि रामकुमार राकेश की पंक्ति है, तुम मेरी ध्वन्यर्थ व्यंजना रूढ़ प्रयोजनवती लक्षणा। उनकी पंक्ति है, तुम मेरी ध्वन्यर्थ व्यंजना, व्यंजना के प्रकार में एक है, तो तुम मेरी व्यंजना हो, तुम मेरी रूढ़ी प्रयोजनवती लक्षणा हो, तुम मेरी ध्वन्यर्थ व्यंजना रूढ़ प्रयोजनवती लक्षणा। रहा न मेरा वश अपने पर, कौन और जो तुम्हें छोड़कर बिन अग्नि की ज्वाला बनकर औंट रही तुम मुझे निरंतर। औंटना, औंटना देखो कैसा शब्द है, औंटना। हम क्या औंटते हैं, दूध औंटते हैं। औंटना शब्द किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। लेकिन यहाँ कवि कह रहा है कि तुम मुझे औंट रही हो, किसकी तरह, दूध की तरह औंट रही हो, खौला रही हो, औंट रही हो। एक अलग अर्थ इसमें व्यंजित होता है। खैर, इसमें क्या है, रूढ़े प्रयोजना द्वासो। रूढ़ शब्द, शब्द के प्रकार में एक रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ है ना, किसकी दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कोई शब्द होता क्या है, वह किसी खास अर्थ को के लिए रूढ़ हो जाता है। नहीं तो हमारे समाज में रूढ़ हो गया है गधा, किन चीजों के लिए, किस अर्थ के लिए,
के लिए। तो किसी बुद्धि ने अगर कोई काम ऐसा कर देता है जिसका बुद्धि से संबंध नहीं हो, तो उसको हम लोग गधा कह देते हैं। गधा कहीं का नहीं कहते हैं। कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है, कभी कभी आप लोग कुछ उस तरह की गलती कर देते हैं तो एकदम गधा बन गए हो तुम। यहाँ आदमी बनने आए हो ना, इस मतलब आवासीय विद्यालय में तो आदमी बनने आए हो, लेकिन गधा बनते जा रहे हो नहीं। लेकिन अक्सर किसी किसी के लिए, हाँ, दैनिक जीवन में हम लोग इस तरह के शब्द का प्रयोग कर देते हैं। भैंस, किसी मोटी, काली कलूटी, पुतना, पुतना, पुतना भी कह देते हैं। पुतना है, पुतना कौन थी? राक्षसनी थी। तो जिसका आचरण पुतना की तरह होता है, जिसका शारीरिक ढांचा बनावट पुतना की तरह होता है, उसको इस प्रकार क्या होता है, कुछ कुछ बैल हो गया। बैल, बैल किस बैल हमारे यहाँ समाज में किस अर्थ को वाहन करता है? जो दिन रात खटता है, बैल की तरह दिन रात परिश्रम करता है, हाँ, और बदले में कुछ खाने को दे दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बैल का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? रूढ़, प्रयोजनवश, प्रयोजनवश, कभी कभी किसी प्रयोजनवश हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वह अर्थ ध्वनित करता है। लक्षणा शक्ति अर्पिता, लक्षणा शक्ति अर्पिता। तो जहां पर इन चीजों का प्रयोग होता है वहां लक्षणा शक्ति होती है। जैसे एक दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, गंगा में गांव है। ये आपके व्याकरण की पुस्तकों में अक्सर यह उदाहरण एकदम घिसा पिटा उदाहरण, हाँ। तो गंगा में गांव है, तो गंगा में गांव सुनो, हाँ, वो भी होगा। लेकिन एक चीज और, इसने तो कहा व्यंजना है, व्यंजना, तो व्यंजना एक चीज यहां जान लीजिए, बहुत अच्छी बात इसने ध्यान दिलाया। शब्द शक्ति का यह नियम है कि एक कोई भी शब्द शक्ति एक ही बार अपना अर्थ प्रकट करेगी। एक बार एक शब्द शक्ति अर्थ प्रकट करेगी, उसके बाद वो हट जाएगी, फिर दूसरी शब्द शक्ति आएगी, वो अपना अर्थ प्रकट करेगी। वहां अगर कभी का कुछ और उद्देश्य है अर्थ व्यंजित करना, तो अंत में व्यंजना शब्द शक्ति से उसका अर्थ लगाया जाता है। जैसे इसमें कहा, तो व्यंजना के लिए भी इस सेंटेंस का प्रयोग होता है। गंगा में गांव, वो हम आएंगे, वो इसलिए तो गंगा में गांव है, तो लक्षणा, गंगा में तो गांव हो नहीं सकता है, तो क्या होगा? गंगा के किनारे गांव। गंगा किनारे मोड़ा गांव हो, घर पहुंचा दे देवी मैया, गीत है ना? किस फिल्म का गीत है? हाँ, भोजपुरी फिल्म का बहुत अच्छा गीत है। तो गंगा में गांव है, तो गंगा में तो गांव क्या हो गया यहाँ पर मुख्य अर्थ की बाधा हो गई ना, कि गंगा में तो गांव हो नहीं सकता है। तब लक्षणा शब्द शक्ति वहां पर आती है, उपस्थित होती है, मैं इसका अर्थ लगाऊंगी, और लक्षणा से उसका अर्थ निकलता है कि गंगा के किनारे गांव है। समझ में आ रही है बात? कुछ पल्ले पड़ रही है ना? तो क्या होता है कि मुख्य अर्थ की बाधा हो गई कि गंगा में तो गांव हो नहीं सकता है, तो होगा क्या? गंगा के किनारे गांव है। गंगा कोई जगह का नाम नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ पर गंगा में गांव है, गंगा नदी, तो मुख्य अर्थ की बाधा हो गई। लेकिन उससे संबंध तब युक्त तो अन्य अर्थ प्रकट होता है। क्या? गंगा के किनारे गांव है, लेकिन अगर कवि का कुछ और अर्थ, उसकी पवित्रता प्रकट करना है, तो फिर इसने तो एक बार अपना अर्थ द्योतित कर दिया, बता दिया, उसके बाद फिर यह अलग हो गई लक्षणा शब्द शक्ति, कहा कि अब हमसे नहीं होगा, इससे आगे हमारी इतनी ही सामर्थ्य है, हमारी इतनी ही शक्ति है। तब अंत में व्यंजना से उसका अर्थ क्या लगाया जाएगा कि गंगा के समान पवित्र गांव है। तो यही होती है शब्द शक्ति का, यही काम है, अर्थ लगाना, अर्थ प्रकट करना। और अविधा आचार्यों ने
अविधा के द्वारा जो होगा वह उसको अविधार्थ कहा है। जहां अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है उसको अविधार्थ कहा है, जहां लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है उसको लक्ष्यार्थ कहा है, और जहां व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है उसको व्यंग्यार्थ कहा है। उसी से व्यंजना से ही व्यंग्य विधा, एक तरह की व्यंग्य विधा जो हमारे साहित्य में प्रचलित है उसमें व्यंजना का बहुत प्रयोग होता है। व्यंजना व्यंजित करते हैं, डायरेक्ट व्यंग में डायरेक्ट अटैक नहीं किया जाता, इनडायरेक्टली बात कही जाती है। तो जब भी हम इनडायरेक्टली कोई बात करते हैं या कहते हैं तो वहां लक्ष्यार्थ होगा, नहीं तो व्यंग्यार्थ होगा, है ना। खासकर व्यंग्यार्थ होगा, व्यंजना शब्द शक्ति वहां पर होती है। तो वही ना व्यंग जब आप लोग पढ़ते हैं या कुछ उस तरह की कविता पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग अर्थ ध्वनित होता है, तो वहां पर क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगली कक्षा में हम व्यंजना बताएंगे आपको कि व्यंजना क्या होती है, उस पर प्रकाश डालेंगे। फिलहाल आज आप लोगों ने जान लिया कि लक्षणा शब्द शक्ति यानी मुख्यार्थवाद तद्युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। मुख्य अर्थ की बाधा होने पर उससे संबंधित रूढ़ी या प्रयोजन से हम अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब चलते हैं आप लोग के पास हबीबुल्लाह। हाँ, किसी प्रकार की शंका आपने समझा तो अविधा में क्या होता है, अविधा में जो अर्थ संकेत अर्थ जो संकेत अर्थ होता है उसी को ग्रहण करते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अच्छी कोशिश की है। इतनी देर, इतने कम समय में, इतनी देर में इतनी अधिक बात समझ लेना अच्छी बात है ना। तो लक्षणा में ये में होता है कि मुख्य अर्थ में कुछ बाधा आता है, जैसे कि बाधा होती है और उससे समाज में या रूढ़ी और प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है ना। चलिए आप बताइए वो एग्जाम्पल, लक्षणा का कोई एक अपने मन से एग्जाम्पल बताइए। लक्षणा का उदाहरण दीजिए। हमने आपको बता दिया, अब लक्षणा का उदाहरण सोचिए। आनंद अवनीश ऊंट के समान लंबा नहीं तो अब तो वहां पर अलंकार में चले गए। वो समान लंबा नहीं, उसको तो लंबा समान लंबा है वो तो बोलेंगे, मतलब ऊंट है, ऊंट है, वह ऊंटे है नहीं कहते हैं, वह ऊंटे है नहीं। किसी लंबे व्यक्ति को देखकर हम ऊंट कह दें तो क्या हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हो जाएगा। बैठिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। प्रियांशु सोच रहे हैं कि सर हमसे प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं, तो चलते हैं प्रियांशु के पास। प्रियांशु अन्य उदाहरण बताइए। वो कितना गधा है। हाँ, वह गधा कितना नहीं, जब गधा है तो कितना की बात ही नहीं, वो पूरी तरह गधा है, पूरे गधे हैं। गधे है। हाँ, कौन कौन, कोई नाम नहीं बताना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बात। नहीं, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो एक और प्रश्न ले लेते हैं इधर से, नहीं तो ये लोग बोलेंगी कि सर ने क्या किया है, सर ने पार्शियलिटी की है। राजनंदिनी, हाँ बताइए। लक्षणा का उदाहरण बताइए अपने मन से। खली सांड है। क्या, खली सांड है। खली सार है। हाँ, खली खली है। ग्रेट खली सर। हाँ तो देखो, नाम नहीं लेना है इसमें कि खली सार है। खली को देखकर सीधे सार अगर हम कह देते हैं ना, तो सार, तब वहाँ पर लक्षणा होगी। नहीं, डायरेक्ट कुछ नहीं, सब इनडायरेक्टली।
ठीक है, चलिए अगली कक्षा में हम लोग